जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट रिवीजन कहें या फिर कंप्लीट जो डिस्कशन करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स महाजनपदों के बारे में। इससे पहले आपने प्राचीन भारत के लगभग 8 वीडियो साथ ही साथ टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है या कहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं महाजनपद के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आप देख सकते हैं कि 6वीं शताब्दी में अखंड भारत में यानी 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ था, जिसे महाजनपद कहते हैं। वहीं हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो आपने देखा था जो प्रथम कहें या फिर जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। वहीं पर जो द्वितीय नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे हम लोग महाजनपद के नाम से जानते थे। अगर बात करें वहीं प्राचीन भारत में राज्य की प्रशासनिक इकाइयों को भी महाजनपद कहा जाता था। कुछ जनपदों का वर्णन वहीं पर उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है। तो हमने जब वैदिक काल पढ़ रहे थे तो देखा था कि उत्तर वैदिक काल में एक प्रमुख जो खोज हुई थी वो लोहे की खोज हुई थी। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी पहले हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी का पोर्शन कर लिया, तो उनको भी साथ लेकर के रिवीजन करते जाएंगे। अगर उनसे संबंधित जो पॉइंट आ रहा है तो उनको भी रिवीजन करते हैं। साथ ही साथ हमारा पिछला भी रिवीजन होगा, अब ये तो रिवीजन हो ही रहा है। तो देखते हैं आगे कि जैसे कि इसकी समय अवधि पूछ लेता। तो जो समय अवधि की अगर बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है वो महाजनपदों का समय माना जाता है। वहीं अगर बात करें इसका प्रमुख भाषा तो संस्कृत थे। हमने देखा था वैदिक काल में जो वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वहीं हमने जब जैन धर्म पढ़ा तो जैन धर्म में देखा था कि जैन धर्म की जो भी भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। तो अगर वहीं बात करें महाजनपदों की तो महाजनपदों में जो प्रमुख 2 भाषाएं प्रचलित थी वो संस्कृत साथ ही साथ प्राकृत भाषा प्रचलित थी। अगर बात करें वहीं बौद्धिक धर्म से संबंधित तो बौद्ध धर्म में आपने देखा था कि महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में दिया था। तो यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भाषा थे वो पाली थी, जैन धर्म से संबंधित जो भाषा थे वो प्राकृत थे। साथ ही साथ जो आर्यों की भाषा कहे वो भाषा आपको देखने को मिली थी संस्कृत। तो इस तरह से जब हम कंप्लीट रिवीजन लेकर चलेंगे तो हमारा जो पिछला भी है वो भी रिवीजन होता जाएगा, साथ ही साथ ये तो रिवीजन हो ही रहा है। वहीं बात करें आगे पॉइंट के बारे में तो इसका ये शासन व्यवस्था गणराज्य या राजतंत्र था। गणराज्य का मतलब होता है, आप देखेंगे गणराज ऐसा शासन तंत्र या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके शासन करता है, तो वो गणराज्य शासन कहलाता। आपने देखा था या भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे महाजनपद है जहाँ गणराज्य की व्यवस्था थी, बाकी कुछ महाजनपदों में आप देखेंगे कि राजतंत्र रहता था। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको पकड़ के चलना है ताकि जब भी एग्जाम में आए तो वहाँ से आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहे। साथ ही साथ बात करें आगे पॉइंट पर तो इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक व जनपदों का विकास या निर्माण या परिस्थितियाँ बन गई थी। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे को व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक व जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। अगर बात करें आगे वहीं पर तो लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के लिए नए औजारों और उपकरणों से किसानों की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। वहीं बात करें आगे तो लोगों को प्रबल निष्ठा अपने जन कबीले के प्रति थी, वह अपने जनपद महाजनपद के प्रति हो गए। तो वहीं आप देखेंगे कि जो आकार के बारे में आता था, जो पहला या सबसे छोटी जनपद की इकाई थी वो कबीला थी। कबीला बड़ा होकर के ग्राम बनता है, कई ग्राम मिलकर के जन बनते हैं, फिर कई जन मिलकर के जनपद बनते हैं, वहीं कई जनपद मिलकर के महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि महाजनपदों का निर्माण होता है। बात करें आगे पॉइंट में तो आपने देखा था कि वर्तमान में यानी जो जैन धर्म में बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में आपने देखा था कि 16 महाजनपदों का वर्णन था। तो वही 16 महाजनपद जो कि आपको देखने को मिलते हैं। बात करें इनकी स्थिति के बारे में या अवस्थिति के बारे में कि किस राज्य में कितने जनपद थे, कौन कौन से जनपद थे, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। तो बात करें जैसे उत्तर प्रदेश में 8 जनपद थे
आप लोग कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि 8 जनपद जो कौन कौन से थे, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, सुरसेन, चेदी, पांचाल, ये कुछ प्रमुख जनपद थे जो कि उत्तर प्रदेश में थे। वहीं बिहार में आपको देखने को 3 मिलेगा, मगध, अंग, चंपा, यानी मगध, अंग और वज्जी कुछ महाजनपद थे जो बिहार राज्य में देखने को मिलते हैं। अगर वही बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में एक जनपद था जो कि आपको देखने को मिलता है मत्स्य कहमा या मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराट थी, तो राजस्थान में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में एक महाजनपद था जो कि था असमक। वहीं बात करें भारत के बाहर तो गंधार तथा काम्बोज 2 महाजनपद थे जो कि भारत के थे। टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो 16 महाजनपद जो कि आपको महाजनपद देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें कि इनकी एक सारणी के माध्यम से अध्ययन करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से कई बार आपको बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपने देखा था जब हम बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ गुप्ता निकाय तथा भगवती सूत्र में महाजनपदों की चर्चा थी जो निम्नलिखित है। अगर बात करें वहीं जो बाहर से, क्योंकि अगर हम सारणी को एक बार में याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं याद कर पाए, तो हम लोग उससे बचने के लिए क्या करेंगे कि इन्हें तोड़ तोड़ के याद करेंगे। तो जैसे कि जो बाहर यानी भारत के बाहर जो थे, तो सबसे पहले इनको याद करेंगे, ये भारत के बाहर थे। तो भारत के बाहर कौन कौन से थे? गंधार और कम्बोज थे, आप लोग याद कर सकते सॉरी। जनरली अगर आप देखेंगे, अगर वैसे याद करेंगे पूरी लिस्ट को तो शायद याद करने में आपको प्रॉब्लम हो या याद करने में कठिनाई हो, लेकिन उससे बचने के लिए हम लोग तोड़ तोड़ के याद करेंगे 2-2 4-4। जैसे कि भारत के बाहर कौन कौन से थे, तो भारत के बाहर गंधार और कम्बोज थे। इनकी राजधानी तो गंधार की तक्षशिला हो गई, कम्बोज की राजधानी जो कि हाटक हो गई। आप इसको अगर तीसरा पॉइंट छोड़ना चाहे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलता है वो पूछ लेता है कि भारत के बाहर कौन कौन से थे, तो गंधार, कम्बोज थे। तो गंधार की राजधानी कौन थी? तक्षशिला थी। वहीं पूछ लेगा आपसे कि कम्बोज की राजधानी क्या था, तो हाटक कहें या राजपुर थी। अगर बात करें आगे तो मत्स्य, जो कि राजस्थान राज्य में एक इकलौता जो कि पाया जाता था, तो मत्स्य पाया जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? तो विराटनगर थी। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो कुरु के बारे में, कुरु जो कि आपको देखने को मिलता है इंद्रप्रस्थ या कि दिल्ली, मेरठ या कहें कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता था। कुरु, सुरसेन, कौशल, पांचाल, चेदी, वत्स, काशी, मल्ल, ये कुछ प्रमुख थे जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे। तो हम लोग इसकी राजधानियाँ याद कर लेते हैं। तो जैसे कुरु की हो गई इंद्रप्रस्थ कहें, वहीं सुरसेन की मथुरा हो गई। अगर कौशल की बात करें तो श्रावस्ती हो गई। पांचाल की बात करें तो अहिच्छत्र हो गई। वहीं चेदी की बात करें तो शक्तिमती, जो बुंदेलखंड एरिया था वो बुंदेलखंड एरिया को शक्तिमती यानी चेदी की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। अगर बात करें वंश की, तो ये कौशाम्बी था। इलाहाबाद मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र था वो वत्स राज यानी वत्स था ताथी था, जिसकी जो राजधानी थी कौशाम्बी थी। काशी या वाराणसी देख सकते हैं। वहीं मल्ल की जो राजधानी थी कुशीनारा थी। अगर बात करें दक्षिणी भारत में एकमात्र महाजनपद जो कि पाया जाता था असमक पाया जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी पाटन थी। तो आप ऐसे क्रम बाई क्रम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको औसत अगर पूरा सीरीज से याद करेंगे तो शायद याद करने में कठिनाई हो। तो सबसे पहले याद कर लेंगे कि जो भारत के बाहर थे तो गंधार और कम्बोज थे, जिनकी राजधानी के थे तो हाटक थी तथा राजपुर थी। तो ऐसे आप अगर याद करेंगे तो याद कर लेंगे। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में 3 प्रमुख थे। बिहार में वज्जी थी जिसकी राजधानी वैशाली थी। अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध जो कि सर्वाधिक या कहें सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी राजधानी जो राजगृह थी। बात करें क्षेत्र के बारे में तो पटना, गया, नालंदा वाला जो क्षेत्र है वो मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। वहीं चंपा यानी अंग महाजनपद के अंदर भागलपुर, भागलपुर तथा मुंगेर का जो एरिया था वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो आप अगर ऐसे क्रम बाई क्रम करके याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो मतलब कहीं ना कहीं आप अगर तोड़ के याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। अगर आप एक बार में याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा सा कठिनाई हो। अगर बात करें वहीं जो कि यानी कि जो मध्य में महाजनपद पाया जाता था, या कहीं मालवा में या मध्य प्रदेश में, तो वो एक मात्र जो अवंती पाया जाता था, जिसकी राजधानी की बात करें उज्जैन या महिष्मती था, जो मालवा या मध्य प्रदेश का एरिया में पाए जाते थे। तो वो कौन सी थी? तो अवंती पाई जाती, अवंती महाजनपद था। तो आप 102 बार इस पूरी लिस्ट को याद कीजिएगा, जिससे कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन, अधिकतर जो क्वेश्चन यही पूछता है
कि देश या महाजनपद बता देगा, उसकी राजधानी पूछेगा। तो आप बता सकते हैं कि जैसे गंधार की तक्षशिला हो गई, कम्बोज की हाटक हो गई, मत्स्य की हो गई विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सुरसेन मथुरा, कौशल की श्रावस्ती, पांचाल की अहिछत्र, चेदी की शक्तिमती, वत्स या वंश की जो कि हो गया कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, मल्ल की कुशीनारा, अस्मक की पाटन हो जाएगी जो कि दक्षिणी भारत में भी स्थित था, अवंती की उज्जैन या महिष्मती हो जाता है। अगर वहीं बात करें जो कि बिहार में स्थित थे, तो बिहार में स्थित जो कि महाजनपद थे वो थे वज्जी, अंग और मगध। वज्जी की राजधानी वैशाली हो गई, अंग की चंपा हो गई। अगर बात करें वहीं मगध की, तो मगध की गिरिब्रज हो जाती है। तो इस तरह से आप ये पूरी सारणी को 102 बार पढ़िएगा तो आपको यहाँ से याद हो जाए। अब बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगर बात करें विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र जो तक्षशिला था, वहीं आपने देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में आपने देखा था प्रज्ञान शाखा की जो शिक्षा दी जाती थी वो तक्षशिला में दी जाती थी। वहीं बात करेंगे तक्षशिला की जो स्थापना किया था, तो पाल धर्म के जो संस्थापक धर्मपाल थे, उन्होंने तक्षशिला की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगर बात करें दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद जो थे, अस्मक महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो आपसे पूछ सकता है कि अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो आप बताइएगा कि अस्मक की जो राजधानी थी वो पाटन थी, एकमात्र दक्षिणी भारत में स्थित जो महाजनपद था। बात करें आगे तो उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था, वहीं बिहार का वज्जी महाजनपद ये भी एक गणराज्य था। तो गणराज्य का मतलब जैसे हमने बताया था कि ऐसा राजतंत्र या ऐसा शासन जहाँ पर जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि राज्य करता है या जनता के कार्यों को निर्वहन करता है, तो वो गणराज्य कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश का मल्ल तथा बिहार का वज्जी महाजनपद ये दोनों गणराज्य के अंतर्गत आते थे। अगर बात करें वहीं वज्जी का राजधानी वैशाली थी में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे पुराना गणराज्य कौन था, तो लिच्छवी गणराज्य था जो कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। वहीं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल महाजनपदों में, यानी कि जो 8 महाजनपद 16 महाजनपद हैं, उन 16 महाजनपदों में से है कितनी महाजनपदों में गणराज्य यानी कि जनता का शासन था, तो आप बता सकते हैं कि एक मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश में, दूसरा जो था वो वज्जी महाजनपद जो कि बिहार में स्थित था। बात करें आगे तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके सीमा के बारे में बात करें तो दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम से सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी तथा पूर्वी में फाल्गु नदी जैसी नदियाँ इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग कहें या सीमा का निर्धारण कर रहती थीं। अगर बात करें वहीं आगे तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य जनपद था, जिसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी वो विराटनगर थी। विराटनगर आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करें चंपा का प्राचीनतम नाम मलिनी था। बात करें चंपा का जो प्राचीनतम नाम था तो मलिनी था। जो भागलपुर और मुंगेर का जो एरिया था वो अंग की राजधानी चंपा थी। अगर बात करें वहीं महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। मल्ल की राजधानी कुशीनगर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहें या जो कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत ही हुई थी। बात करें जैसे कि महात्मा बुद्ध ने समकालीन या अवंती के शासक कौन थे, तो राजा चंद्रप्रद्योत जो महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा थे। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट आगे तो अंग की जो पहली चर्चा अर्थ अगर वहीं आपने देखने को मिलता कि वो अंग महाजनपद की चर्चा किस वेद में मिलती थी, तो अथर्ववेद में आपको देखने को अंग महाजनपद की चर्चा मिलती है। तो 8 महाजनपदों में से यानी 16 महाजनपदों में से कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो उन राजवंशों को हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो एक वीडियो के माध्यम से ही इसको पूरा हम लोग जितना भी यानी कहे कि मगध जनपद के अंतर्गत जितने भी राजवंशों ने 8-7 राजवंशों ने जो शासन किया था उनको हम 1 बाय 1 करके एक वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आप इस लिस्ट को 1 से 2 बार याद कीजिएगा।
तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि अगर आप एक बार में याद करेंगे तो आपको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो इसलिए जो पहले पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जो भारत के बाहर है तो उन्हें याद कर लीजिएगा। इसके बाद यूपी में जो 8 है तो 8 को उन्हें याद कर लीजिएगा। वहीं बिहार में जो 3 है तो बिहार में 3 मगध, अंग, बज्जी, इनको है। तो ऐसे जब याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, और आपको जो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो नहीं क्रिएट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। कल की वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करेंगे कंप्लीट जो भी मगध महाजनपद में राजवंश यानी 7 राजवंश थे, उन सभी राजवंशों के एक ही वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।